गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट चैप्टर 10th क्लास यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि यूरोप कॉन्टिनेंट महाद्वीप, हमारे जो 7 महाद्वीप हैं उनमें 6ठे नंबर का महाद्वीप है। और सबसे पहले जो राष्ट्रवाद उभरा, राष्ट्रवाद जो पूरे विश्व में फैला, वो यूरोप महाद्वीप से फैला। और यूरोप महाद्वीप में सबसे पहले फ्रांस के अंदर, फ्रांस में 1789 में एक क्रांति हुई। उस क्रांति में जो फ्रांस का शासक था लुई 16वां, वो बड़ा अत्याचारी और निरंकुश एक तानाशाही शासक था, जिन्होंने अपनी मनमर्जी से इतना लोगों के ऊपर कठोर शासन लागू किया कि लोग त्राही त्राही कर रहे थे, उससे छुटकारा पाना चाहते थे वे। तो लोगों ने उनका हर क्षेत्र में विरोध किया और उसको सत्ता से हटाने की कोशिश की और लास्ट में उनको सत्ता से हटा दिया गया। और उसके बाद फ्रांस के अंदर एक नए राष्ट्रवाद का उदय हुआ। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे हम, हमारा जो फर्स्ट लेसन, फर्स्ट यूरोप में राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले हम लेते हैं राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना होती है वहां के एक लोगों के एक समूह के अंदर जो अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावनाओं को दर्शाने का काम करती है, उसको कहते हैं राष्ट्रवाद। अपने देश के प्रति प्रेम होना, अपने देश के प्रति लगाव होना, उसको कहते हैं राष्ट्रवाद। जैसे हम सबसे पहले अपने एक राज्य का नहीं, एक देश का नागरिक, सबसे पहले हम क्या, भारतीय, एक हम इंडियन हैं, भारतीय हैं, यही हमारा क्या है, एक राष्ट्रवाद है अपने देश के प्रति। तो इसको कहते हैं राष्ट्रवाद। तो यूरोप में राष्ट्रवाद, तो आपको पता है, आपने पिछली क्लासों में भी आपने पढ़ा है कि राष्ट्रवाद ऐसे पहले नहीं था। राष्ट्रवाद नाम की कोई चीज ऐसे पहले कोई नहीं होती थी। सभी जगह विश्व में छोटे छोटे रजवाड़े, राज्य होते थे, राजा महाराजा होते थे, जो अपनी तानाशाही, अपनी मनमर्जी से लोगों पर लागू करते थे। लोग उनकी नियमों से इतने तंग आते थे, इतने उनसे दुखी रहते थे कि उनसे छुटकारा पाना चाहते थे वे। तो लोगों ने इकट्ठा होकर अपने राष्ट्र के प्रति एक भावना सभी में जागृत की और एकजुट हुए। उन्होंने तानाशाह को खत्म करके राष्ट्रवाद को लागू करने का काम किया। तो राष्ट्रवाद का अर्थ यही होता है, राष्ट्रवाद अपने देश के प्रति सच्चे प्रेम की भावना से एकजुट होकर अपने राष्ट्र का सम्मान करना, राष्ट्रवाद के रूप में इकट्ठा होना, इसी को राष्ट्रवाद कहते हैं भी। तो दूसरे नंबर पे आता, सबसे पहले राष्ट्रवाद का यही हमने पढ़ा है, राष्ट्रवाद। तो ये चीज हमने जानने की कोशिश है। राष्ट्रवाद भाई अपने देश के प्रति, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना जागृत होना, यही राष्ट्रवाद है। एकजुट होना, यही राष्ट्रवाद है। तो फ्रांस के अंदर आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में कि फ्रांस के अंदर एक लुई 16वां एक शासक हुआ था, जिन्होंने बड़ा कठोर फ्रांस के अंदर नियम लागू कर रखे थे। बड़े ऐसे लोगों के ऊपर ज्यादा टैक्स से ज्यादा कर लगा रखे थे। लोग उसके शासन से बड़े दुखी थे, उससे छुटकारा पाना चाहते थे। तो लोग एकजुट हुए और एकजुट होकर उन्होंने क्रांति की, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में उसको उसके सिंहासन से उखाड़ फेंका। तो उसके बाद जो फ्रांस का शासन था वो एक लोगों के जो उसमें लोगों के जैकोबिन क्लब के सदस्यों में, उनके हाथों में वहां का शासन आ गया। और उन्होंने भी कुछ ऐसे नियम बनाए, कुछ भलाई के नियम बनाए, कुछ उनके नियम भी कठोर थे। लोग बाद में उनसे भी छुटकारा पाना चाहते थे। उसके बाद फ्रांस में एक मध्यम वर्ग तबके के लोगों के हाथ में शासन व्यवस्था आ गई और उसमें का नाम रखा गया डायरेक्टरी।
जिसमें 5-6 सदस्य होते थे, उन्होंने शासन चलाने का काम किया। उसके बाद 1769 में नेपोलियन का जन्म होता है। 1769 के बाद उसमें नेपोलियन, और वो लगभग 1804 में नेपोलियन संहिता जारी होती है। नेपोलियन, उसमें नेपोलियन ने कुछ नियम कानून बनाए और उनको सख्ती से लागू किया। लोग पहले नेपोलियन को मुक्तिदाता समझते थे, लेकिन कुछ काम नेपोलियन ने, जैसे नेपोलियन संहिता के अंदर उन्होंने कुछ नियम बनाए, जैसे जन्मजात अधिकार उन्होंने कुछ खत्म करने का, कुछ विशेष अधिकार जैसे संपत्ति के अधिकार को लागू करना, समाज में कानून की नजर में सबको बराबर समझना, ये नियम उन्होंने लागू किए। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वो भी एक राजतंत्र के अंदर ही पूरी उन्होंने, जैसे वहां की जो संसद थी उनसे शासन लेके पूरे अपने हाथ में कंट्रोल कर लिया, उन्होंने अपने हाथ में उसको ले लिया। फिर दूसरे नंबर पे आता है निरंकुशवाद। निरंकुशवाद क्या होता है? निरंकुशवाद एक ऐसा शब्द है, निरंकुशवाद, जिसका अर्थ होता है कि ऐसा शासन या ऐसा शासक, ऐसा शासन जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं हो, कोई पाबंदी नहीं हो, उसको कहते हैं निरंकुश। अपनी आम भाषा में इसको हम कहेंगे कि अपनी मनमर्जी से शासन चलाना, जिसके ऊपर किसी की बात वो न मानना, किसी के दबाव में न आना, किसी की बात न मानना, अपनी मनमर्जी करना, इसको कहा गया है निरंकुशवाद। इसके बाद जो आता, तीसरे नंबर पे आता है कि कल्पनादर्श समाज। कल्पनादर्श समाज, ये एक ऐसा समाज, कल्पनादर्श समाज क्या होता है? एक ऐसा समाज जो एक कल्पना हो। हम जैसे कई बार अपने ख्यालों में कल्पना करते हैं कि पंख लग जाएं या उड़ जाएं, एक कल्पना ही होती है, ये कभी पूरी नहीं होती है। तो ऐसा समाज जिसके भाई आदर्श नियम इतने सही हो, इतने हो कि जो पूरे संपन्न हो, लागू न हो सके भाई, जो भी ऐसा यानी कि ऐसा समाज जिसके आदर्श इतने हो, अच्छे हो कि जिनको भी संपूर्ण नहीं किया जा सके, जिनको लागू नहीं किया जा सकता हो, उसको कहते हैं कल्पनादर्श समाज। इसके बाद इसको हम एक और इंग्लिश में कहते हैं यूटोपिया। यूटोपिया का भी यही अर्थ है कि एक ऐसा समाज जिसके आदर्श, जिसके नियम ऐसे हों जो संपूर्ण लागू न किए जा सकेंगे। फिर हमारा जो आता है फ्रांसीसी क्रांति। आप सभी ने पढ़ा है, चौथे नंबर ये लेसन ही हमारा ये है, फ्रांसीसी क्रांति। जो कब फ्रांसीसी क्रांति होती है? 1789। हमने ऊपर भी जिक्र किया है 1789, जो फ्रांस में इस क्रांति ने विश्व को बंधुत्व, भाईचारे की समानता और धार्मिकता, एकजुटता का संदेश पूरे विश्व में इस क्रांति ने, फ्रांसीसी क्रांति ने दिया है। बंधुत्व, भाईचारे को बढ़ाने की कोशिश की, समाज में एकजुटता लाने की कोशिश की है इस क्रांति के अंदर। पूरे विश्व के ऊपर इसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ा है भाई। तो 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है भाई, फ्रांस। इसके बाद हम अगर करते हैं, फिर आता है नेपोलियन की नागरिक संहिता। हमने ऊपर भी पढ़ा है नंबर 5 में नेपोलियन की जो 1804 के अंदर नेपोलियन की नागरिक संहिता। इसमें नेपोलियन ने वहां का सम्राट, फ्रांस में जैसे इसमें सम्राट बनने के बाद वहां उन्होंने कुछ ऐसे अपने इसमें नियम, नेपोलियन जर्मनी इसमें आता है सॉरी, तो वहां पे उन्होंने कुछ अपना नियम लागू किए, कुछ विशेष अधिकार लागू किए। कानून की नजर में आर्थिक समानता, यानी कि वहां पे कोई गरीब अमीर नहीं रहेगा, सबको बराबर करने का काम किया, सबको अधिकार दिए गए, कानून की नजर में सभी को बराबर समझा गया। नेपोलियन ने भी बहुत अच्छा काम किया भाई। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेपोलियन ने जर्मनी के अंदर, आगे ये तो इसमें आता है जर्मनी के अंदर, तो जर्मनी का हम जिक्र करते हैं। जर्मनी के अंदर नेपोलियन ने, वहां पे भी राष्ट्रवाद का काम उन्होंने, नेपोलियन ने जर्मनी के अंदर किया, राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया, लोगों को एकजुट किया। लोग, उनका विचार, उनकी भावनाएं, वो अच्छा वक्ता था, उनके पास इकट्ठे होते थे, उनकी स्पीच, उनका भाषण सुनते थे, लोग उनसे जागरूक होते गए, लोग एक संगठन के माध्यम से उनके साथ जुड़ते गए, क्रांति की उन्होंने तो, और जर्मनी के अंदर वहां पे राष्ट्रवाद को लागू करने का काम किया।